गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम गोलीय दर्पण से विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब निर्माण की बात करेंगे। सबसे पहले हम अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की बात करेंगे, फिर उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की बात करेंगे। तो देखिए, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण का पहला केस हम लेते हैं। पहले केस में हमने बिंब को अर्थात वस्तु को अनंत पर रखा हुआ माना है। वस्तु हम उस ऑब्जेक्ट को बोल के चल रहे हैं जिसका हमें प्रतिबिंब प्राप्त करना है उत्तल दर्पण की सहायता से। क्लियर है? देखिए, अनंत पर स्थित कोई बिंब है। बिंब को मैं नाम दे रहा हूँ ए बी, जो यहाँ प्रदर्शित नहीं कर रखा है, बस हमें माइंड में लेके चलना है कि बिंब अनंत पर पड़ा हुआ है। अब अनंत पर पड़े बिंब से जो प्रकाश किरणें इस दर्पण पर आकर आपतित होगी वो परस्पर समांतर होगी, क्योंकि इतना हम जानते हैं कि स्रोत जब अनंत पर हो, यहाँ प्रकाश का स्रोत बिंब ही माना जा सकता है, क्योंकि बिंब से प्रकाश किरणें आती हुई हम दर्पण तक मानेंगे। तो बिंब से जो प्रकाश किरणें दर्पण पर आकर आपतित होगी वो एक दूसरे के समांतर होगी। यहाँ हमने वो दो प्रकाश किरणें लिए बिंब से आती हुई दो प्रकाश किरणें लिए जो एक दूसरे के समांतर है। हमने उसको मुख्य अक्ष के समांतर नहीं लिया है। अब इन दो आपतित प्रकाश किरणों के लिए हम दो परावर्तित प्रकाश किरणें प्राप्त करेंगे, और वो दो परावर्तित प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर इंटरसेक्ट होगी, एक दूसरे को काटेगी, उस बिंदु पर बिंब का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश मिल जाएगा। देखिए, हमने ये वाली जो किरण है ये यहाँ पर आकर आपतित होते हुए मानी है, जो कि इसके फोकस ऐप से गुजरकर यहाँ आकर आपतित हुई है। अनंत से स्थित बिंब से एक प्रकाश किरण फोकस ऐप से गुजरते हुए दर्पण के इस बिंदु पर आकर आपतित हुई है। तो इतना हम जानते हैं, जो प्रकाश किरण फोकस से गुजरते हुए दर्पण पर आकर आपतित होती है वो परावर्तन के पश्चात उसके मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देखिए, मुख्य अक्ष ये है, पी व सी से गुजरने वाली रेखा है मुख्य अक्ष, और ये परावर्तित प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चली गई। अब एक प्रकाश किरण हमने ली है शीर्ष से गुजरकर दर्पण पर आपतित होने वाली। शीर्ष से गुजरकर दर्पण पर जो आपतित होती है वो वापस उसी मार्ग पर परावर्तित हो जाती है, हम पहले से जानते हैं। तो देखिए, हमें दो आपतित किरणों के लिए दो परावर्तित किरणें मिली। एक परावर्तित किरण ये मुख्य अक्ष के समांतर, और एक परावर्तित किरण ये जो कि शीर्ष से ही वापस गुजर कर जा रही है। इन दोनों परावर्तित किरणों ने, देखिए, इन दोनों परावर्तित किरणों ने इस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया। तो जिस पॉइंट पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है वहाँ हमने बी डैश नाम दिया है, और बी डैश से मुख्य अक्ष पर लंब डाला जो कि फोकस ऐप पर जाकर मिला, और उस पॉइंट को हमने ए डैश नाम दे दिया है। तो बिंब ए बी हम कहाँ रखा हुआ मान रहे हैं? मुख्य अक्ष पर, मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर रखा हुआ मान रहे हैं। ए पॉइंट उसका है मुख्य अक्ष पर और बी पॉइंट है ऊपर की ओर। तो बी से आती हुई मानी थी ये प्रकाश किरणें हमने, इसलिए दोनों ने जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है वहाँ हमने बी डैश नाम दिया। बी डैश से मुख्य अक्ष पर लंब डाला, उसको हमने ए डैश नाम दिया है। तो ए डैश बी डैश अनंत पर स्थित बिंब का वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब हुआ। और कहाँ मिला ये हमें? फोकस तल में। अगर ये दो प्रकाश किरणें हम एक दूसरे के समांतर लेते और मुख्य अक्ष के भी समांतर लेते, तो फिर ये जो प्रतिबिंब मिलता वो हमें फोकस पर मिलता, और वो आकार में बिंदु के आकार का होता, बिंदुवत होता। अभी बिंदुवत नहीं है, हालांकि आकार में अति सूक्ष्म है, बहुत छोटा ही है, लेकिन बिंदुवत नहीं है। क्लियर बात? तो निष्कर्ष क्या निकला कि अगर बिंब अनंत पर पड़ा हो तो प्रतिबिंब फोकस तल में या फोकस पर कहीं हमें प्राप्त होगा। क्लियर बात? प्रतिबिंब की प्रकृति मैंने बताई दी है। प्रकृति होगी वास्तविक, उल्टा व बिंदुवत। बिंदुवत कब होगा? जब हम प्रकाश किरणों को मुख्य अक्ष के समांतर आकर दर्पण पर आपतित होता हुआ मानेंगे, तब हम प्रतिबिंब की आकृति को बिंदुवत बताएंगे। अभी बिंदुवत नहीं है, हालांकि अभी ज़्यादा बड़े आकार की भी नहीं है, अति सूक्ष्म आकार की है। क्लियर है? तो फर्स्ट केस हुआ अनंत पर स्थित बिंब के लिए। सेकंड केस लेते हैं हम, जब बिंब अनंत व सी के बीच में, वक्रता केंद्र सी के बीच में कहीं स्थित हो। तो देखिए, ये ए बी बिंब है। ए बी बिंब से मैंने दो प्रकाश किरणें लिए। एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आकर दर्पण पर यहाँ आपतित हुई है, यह परावर्तन के पश्चात इसके फोकस ऐप से गुजर जाएगी। एक प्रकाश किरण हमने लिए बी से निकलकर सी से गुजरते हुए दर्पण के इस बिंदु पर आपतित होने वाली। इस बिंदु पर आपतित होने वाली प्रकाश किरण का वापस उसी मार्ग पर परावर्तन हो जाएगा, क्योंकि ये शीर्ष से गुजर कर आ रही है, और शीर्ष से गुजर कर दर्पण पर जो आपतित होती है वो वापस उसी मार्ग पर परावर्तित हो जाती है। तो देखिए, दो आपतित प्रकाश किरणों के लिए हमें दो परावर्तित प्रकाश किरणें मिली, और दोनों परावर्तित प्रकाश किरणों ने एक दूसरे को जहाँ पर
प्रतिच्छेदित किया उस बिंदु को हमने बी डैश नाम दे दिया है। बी डैश इसलिए क्योंकि ये बिंदु बी से आ रही है, प्रकाश किरणें बी से आ रही है, तो ये बिंदु बी का प्रतिबिंब बना इस पॉइंट पर बी डैश। बी डैश से फिर हमने मुख्य अक्ष पर लंब डाला, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर जाकर वो लंब मिलेगा उसको ए डैश नाम दे दिया है। तो ये ए डैश बी डैश उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त हुआ बिंब ए बी का। क्लियर है। तो निष्कर्ष ये निकला कि जब हम अनंत व सी के बीच कहीं बिंब को रखते हैं तो प्रतिबिंब एफ व सी के बीच कहीं प्राप्त होता है। प्रकृति कैसी होगी इसकी, ये वास्तविक है, उल्टा है और आकार में इस बिंब से छोटा है, आकार में बिंब से छोटा है। क्लियर है बात। अब देखिए थर्ड केस की बात करते हैं। थर्ड केस में हम इस बिंब को इस बिंदु सी पर रखा हुआ मानते हैं, वक्रता केंद्र सी पर ही लेकर चलते हैं। वक्रता केंद्र सी पर जब हम इसको लेकर चलेंगे तो जो प्रतिबिंब हमें प्राप्त होगा वो बिंब के बराबर आकार का प्राप्त होगा, बिंब के बराबर आकार का प्राप्त होगा। अब तक प्रतिबिंब जो है वो आकार में बिंब से छोटा मिला है। देखिए हमने बिंब लिया है ए बी, इस ए बी बिंब से एक प्रकाश किरण ली है हमने मुख्य अक्ष के समांतर जाकर दर्पण पर आपतित होने वाली, और दूसरी प्रकाश किरण ली है हमने फोकस से गुजरते हुए दर्पण पर आपतित होने वाली। तो जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाकर दर्पण पर आपतित होती है वह परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजर जाएगी, और जो प्रकाश किरण फोकस से गुजरते हुए दर्पण पर जाकर आपतित होगी वो मुख्य अक्ष की समांतर दिशा में परावर्तित हो जाएगी। तो इन दो आपतित प्रकाश किरणों के लिए हमें ये दो परावर्तित प्रकाश किरणें मिली। इन दोनों परावर्तित प्रकाश किरणों ने एक दूसरे को इस बिंदु पर इंटरसेक्ट किया, प्रतिच्छेदित किया। इस बिंदु को हमने बी डैश नाम दे दिया है क्योंकि ये बी से निकल कर आ रही थी दोनों, इसलिए बिंदु बी का प्रतिबिंब बना बी डैश। बी डैश से मुख्य अक्ष पर हमने लंब डाला, जिस बिंदु पर ये जाकर मिला उसको हमने ए डैश नाम दे दिया है। तो ये ए डैश वक्रता केंद्र सी पर ही जाकर मिलेगा इस केस में। किस केस में, जब बिंब सी पर रखा हुआ है तो प्रतिबिंब भी सी पर ही बनता है, और ये जो प्रतिबिंब बना है वो आकार में बिंब के बराबर आकार का है। क्लियर है। तो इस केस में हमने क्या देखा, इस केस में हमने बताया कि जब हम बिंब को सी पर रखें तो प्रतिबिंब भी सी पर ही प्राप्त होगा। प्रकृति कैसी होगी इसकी, ये वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वो आकार में बिंब के बराबर आकार का होगा। क्लियर है। फोर्थ केस की बात करते हैं। फोर्थ केस में हम बिंब को सी व एफ के बीच कहीं रखते हैं। देखिए ये सी पॉइंट है, ये एफ है, इट मीन्स ये वक्रता केंद्र है, ये फोकस है। तो हम बिंब ए बी को वक्रता केंद्र सी व फोकस एफ के बीच कहीं रखा हुआ मानते हैं। अब फिर से हमने दो आपतित प्रकाश किरणें ली है बिंदु बी से निकलकर दर्पण पर आपतित होती हुई। देखिए एक आपतित प्रकाश किरण ये, एक आपतित प्रकाश किरण ये आपतित प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, इसलिए परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजर जाएगी, और ये प्रकाश किरण फोकस से गुजरते हुए दर्पण पर आपतित हो रही है, इसलिए परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। अब इन दोनों परावर्तित किरणों ने इस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है, तो चूंकि ये बी से आ रही थी, दोनों बी से आ रही थी, इसीलिए इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम बी डैश नाम देंगे, और बी डैश से मुख्य अक्ष पर लंब डालेंगे, और जिस बिंदु पर ये मुख्य अक्ष को जाकर मिलेगा उसको ए डैश नाम दे देंगे। तो ए डैश बी डैश इस बिंब ए बी का उल्टा प्रतिबिंब मिल गया है, जो कि अनंत व सी के बीच कहीं मिला है। क्लियर है। तो इस केस में हमने क्या बताया, इस केस में हमने बताया कि जब बिंब सी व एफ के बीच कहीं रखते हैं तो प्रतिबिंब अनंत व सी के बीच कहीं प्राप्त होता है। प्रकृति कैसी होगी इसकी, देखिए ये वास्तविक है, उल्टा है, वह आकार में बिंब से बड़ा है। इसमें आकार में बिंब से छोटा था, इसमें भी छोटा था, इसमें बराबर आकार का हो गया था, इसमें बड़े आकार का हो गया है। हम क्या करते जा रहे हैं, हम बिंब को अनंत से दर्पण की तरफ शिफ्ट करते जा रहे हैं, तो प्रतिबिंब फोकस से अनंत की ओर शिफ्ट होता जा रहा है। देखिए अनंत पर जब बिंब रखा था तो प्रतिबिंब बना था फोकस पर, बिंब जब हमने रखा अनंत व सी के बीच तो प्रतिबिंब बना एफ व सी के बीच, इट मीन्स प्रतिबिंब फोकस से थोड़ा इधर शिफ्ट हुआ जब हमने बिंब को अनंत से इधर दर्पण की ओर शिफ्ट किया। जब हमने बिंब को सी पॉइंट पर शिफ्ट कर दिया तो प्रतिबिंब भी एफ से सी की ओर शिफ्ट होते हुए सी पर ही आ गया। क्लियर है बात। यहाँ पर जब हमने बिंब रखा सी व एफ के बीच में तो प्रतिबिंब फिर सी से इधर आ गया, इट मीन सी व अनंत के बीच आ गया। अब जब हम नेक्स्ट केस में इस बिंब को फोकस पर ही रखा हुआ मान लेंगे तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा।
इनमें सब में वास्तविक प्रतिबिंब बने हैं। प्रतिबिंब को हम वास्तविक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जो परावर्तित प्रकाश किरणें हैं वो ये वास्तव में दर्पण के सामने एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही है। और परावर्तित प्रकाश किरणों की वास्तविक प्रतिच्छेदन से जो प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं वे वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टे होते हैं, दर्पण के सामने बनते हैं, मुख्य अक्ष से नीचे की ओर बनते हैं और इनको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो 4 केस हो गए। फर्स्ट केस कौन सा? जब हमने बिंब को अनंत पर रखा। सेकंड केस कौन सा? जब हमने बिंब को अनंत व सी के बीच कहीं रखा। थर्ड केस कौन सा? जब हमने बिंब को सी पर रखा। फोर्थ केस कौन सा? जब हमने बिंब को सी व एफ के बीच कहीं रखा। अब फिफ्थ केस में हम बात करेंगे बिंब को फोकस एफ पर रखने की, तो हमें प्रतिबिंब अनंत पर मिलेगा। देखिए फिफ्थ केस में हमने बिंब ए बी को फोकस एफ पर ही रख दिया है। ये नाम दे देता हूँ मैं इसको ए बी। अब इस बिंब ए बी से निकलने वाली, इसके बिंदु बी से निकलने वाली 2 आपतित प्रकाश किरणें लिए। एक आपतित प्रकाश किरण ये इसकी मुख्य अक्ष के समांतर और एक आपतित प्रकाश किरण ये जो कि ध्रुव पी पर आकर आपतित हुई है। तो जो मुख्य अक्ष के समांतर आकर दर्पण पर आपतित होगी वो परावर्तन के पश्चात इसके फोकस से गुजर जाएगी। क्लियर है? तो इस आपतित के लिए परावर्तित ये होगी। फिर एक आपतित ये लिए हमने, ये आपतन बिंदु हो गया। आपतन बिंदु को वक्रता केंद्र सी से मिलाएं तो ये अभिलंब बन गया यहाँ आपतन बिंदु पी पर। तो यहाँ मुख्य अक्ष ही अभिलंब का काम कर रही है बिंदु पी पर आपतित होने वाली प्रकाश किरण के लिए। तो अभिलंब के साथ जितना कोण बनाते हुए आ रही है ये आपतित किरण अभिलंब के दूसरी ओर उतना ही कोण बनाते हुए परावर्तित होकर चली जाएगी। क्लियर है बात? तो देखिए इन 2 आपतित किरणों की जो परावर्तित किरणें हैं वो एक दूसरे के समांतर जा रही है। समांतर जा रही है इट मीन्स ये अनंत पर जाकर इंटरसेक्ट होती हुई मानी जाएगी, क्योंकि समांतर प्रकाश किरणें मिलती नहीं है, एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं होगी। तो ऐसी प्रकाश किरणों को हम अनंत पर जाकर मिलता हुआ मानते हैं। क्लियर है बात? तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। तो अनंत पर बनेगा तो देखिए इस तरीके से ये मुख्य अक्ष से दूर होता जाएगा। फिर मुख्य अक्ष से हम लंब डालेंगे तो उसका आकार काफ़ी बड़ा होगा बिंब की तुलना में। तो हमने बताया है कि प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी वो वास्तविक होगी, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा और आकार में बिंब के सापेक्ष बहुत बड़ा बनेगा। कब? जब हम बिंब को एफ पर रखेंगे तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। क्लियर है? अब सिक्स्थ केस की बात करते हैं। सिक्स्थ केस में हम बिंब ए बी को इसके फोकस एफ व ध्रुव पी के बीच कहीं रखते हैं। देखिए फोकस एफ व ध्रुव पी के बीच कहीं हमने बिंब ए बी को रखा है। अब इस बिंब ए बी की प्रतिबिंब रचना करने के लिए हम इससे निकलने वाली 2 किरणें ले रहे हैं। बिंदु बी से निकलने वाली 2 प्रकाश किरणें। एक प्रकाश किरण ली हमने इसकी मुख्य अक्ष के समांतर आकर दर्पण पर आपतित होने वाली, और समांतर जो आकर दर्पण पर आपतित होती है वो परावर्तन के पश्चात किधर से गुजरेगी? इसके फोकस से गुजरेगी। क्लियर है? इसके फोकस से गुजर कर चली जाएगी। एक प्रकाश किरण हमने बिंदु बी से निकलकर दर्पण के इस बिंदु पर आकर आपतित होती हुई ली है। देखिए ये यहाँ इस तरीके से। अब ये आपतन बिंदु हो गया एम। अगर इस आपतन बिंदु एम को मैं वक्रता केंद्र सी से मिला दूँ तो ये अभिलंब बन जाएगा। इट मीन्स ये वाली आपतित प्रकाश किरण अभिलंबत आपतित है, अभिलंब के ऊपर ही जाते हुए आपतित है इस आपतन बिंदु एम पर। चूँकि ये एम बिंदु पर अभिलंबत आपतित है इसलिए ये उसी मार्ग पर लौट जाएगी जिस मार्ग से ये आई है। इट मीन्स इसके जाने का मार्ग ये था तो इसके लौट जाने का मार्ग भी ये होगा, ये सी से गुजर जाएगी। अब देखिए एक आपतित ये, एक आपतित ये, इस आपतित के लिए परावर्तित ये और इस आपतित के लिए परावर्तित इसी मार्ग पर। क्लियर है? अब ये 2 जो परावर्तित प्रकाश किरणें हैं ये आगे बढ़ाए जाने पर तो फैलती जा रही है। इट मीन्स ये आगे बढ़ाने पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहीं भी नहीं करेगी, ये अनंत पर जाकर भी इंटरसेक्ट नहीं होगी, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी इनके बीच का स्पेसिंग, इनके बीच का गैप, इनके बीच का अंतराल बढ़ता जाएगा, ये फैलती चली जाएगी। तो अगर इनको, इन दोनों परावर्तित प्रकाश किरणों को हम पीछे की ओर एक्सटेंड करें तो इस पॉइंट पर आकर ये इंटरसेक्ट होती हुई लगेगी। इस पॉइंट पर क्योंकि ये बी से निकल कर आती हुई आपतित किरणों की परावर्तित किरणों को हमने पीछे एक्सटेंड किया है, इसलिए इसको मैंने बी डैश नाम दे दिया है। बी डैश से मुख्य अक्ष पर लंब डाला, जिस बिंदु पर ये मुख्य अक्ष को आकर मिलेगा उसको ए डैश नाम दे दिया है। तो ए डैश बी डैश इस बिंब ए बी का प्रतिबिंब प्राप्त हुआ। ये दर्पण के पीछे प्राप्त हुआ, सीधा है बिंब के सापेक्ष, आकार में बिंब से बड़ा है, आभासी है, सीधा है, आकार में बिंब से
बड़ा है। ये इसकी मैंने प्रकृति बताई। तो निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये निकला कि जब हम अवतल दर्पण के सामने बिंब AB को फोकस F व ध्रुव P के बीच कहीं रखते हैं तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है, वो आकार में बिंब से बड़ा बनता है। क्लियर है? तो ये अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के मैंने 6 केस बताए। इनमें स्टार्टिंग के जो 5 केसेज है उनमें प्रतिबिंब वास्तविक बना है, उल्टा बना है, जबकि लास्ट वाला जो 6th केस है, जब हमने बिंब को फोकस F व ध्रुव P के बीच कहीं रखा है तब जो प्रतिबिंब बना है वो आभासी बना है, सीधा बना है, आकार में बिंब से बड़ा बना है। क्लियर है बात? तो निष्कर्ष ये निकला कि अवतल दर्पण आभासी व वास्तविक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बना सकता है अपने सामने बिंब की स्थिति के अनुसार, अर्थात इससे बनने वाले प्रतिबिंब सीधे भी हो सकते हैं और उल्टे भी हो सकते हैं। ये बिंब से बड़े आकार का प्रतिबिंब भी बना सकता है, बराबर आकार का प्रतिबिंब भी बना सकता है और छोटे आकार का प्रतिबिंब भी बना सकता है। क्लियर है? अब देखिए, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की बात करते हैं। ये उत्तल दर्पण हमने बनाया है। उत्तल दर्पण में ये परावर्तक पृष्ठ है और ये अपारदर्शी लेपन युक्त पृष्ठ है। तो उत्तल दर्पण में फोकस F व C जो होते हैं वो अपारदर्शी लेपन की ओर होते हैं। क्लियर है बात? परावर्तक पृष्ठ इस ओर वाला पृष्ठ है, तो बिंब हम परावर्तक पृष्ठ की ओर ही रखेंगे। तो बिंब रखने की हमारे पास 2 ही पॉसिबिलिटी होगी। बिंब को या तो हम अनंत पर रखें या अनंत व P के बीच कहीं रखें, अनंत व P के बीच कहीं रखें। थर्ड पॉसिबिलिटी ये है कि P पर ही रख दें, जिसकी हम यहाँ बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे बिंब जब अनंत पर पड़ा हो तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, और जब बिंब अनंत व P के बीच कहीं पड़ा हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। क्लियर है बात? तो फर्स्ट केस में मैंने लिया है कि बिंब जब अनंत पर पड़ा हो, जिसको हमने यहाँ प्रदर्शित किया नहीं है। बिंब को हम AB मान के चलेंगे। A बिंदु है उसका मुख्य अक्ष पर रखा हुआ और B जो है वो इस ओर है, तो हम B की ओर से उस बिंब के बिंदु B की ओर से आने वाली 2 समांतर प्रकाश किरणें ले रहे हैं जो कि एक दूसरे के समांतर है, मुख्य अक्ष के समांतर नहीं है। क्लियर बात? क्योंकि अनंत पर स्थित बिंब से आने वाली प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर होती है, एक दूसरे के समांतर ली जा सकती है। तो ये मैंने अनंत पर स्थित बिंब से आने वाली 2 समांतर प्रकाश किरणें ली है। ये 2 समांतर प्रकाश किरणें मैंने इस तरीके से ली है कि एक प्रकाश किरण को मैं अगर आगे एक्सटेंड करता हूँ, यहाँ के बाद यहाँ पर आएगी, यहाँ टकराएगी और टकरा कर यहीं से परावर्तित होना है उसको, क्योंकि पीछे तो वो जा नहीं सकती, अपारदर्शी लेपन है। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट के बाद में इसको आगे एक्सटेंड करूँ तो ये फोकस F पर जाकर मिलती हुई लग रही है। तो ये प्रकाश किरण इस तरीके से दर्पण पर आकर आपतित हुई है कि इसे आगे एक्सटेंड करें तो ये फोकस पर जाकर मिलती हुई लगती है। तो ऐसी प्रकाश किरण को उत्तल दर्पण अपनी मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तित कर देता है। क्लियर है बात? तो ये आपतित इसके लिए परावर्तित ही होगी। फिर एक आपतित मैंने ऐसी ली है कि उसको अगर मैं आगे एक्सटेंड करूँ इस पॉइंट के बाद में इस ओर, तो वो बिंदु C पर जाकर मिलती हुई लग रही है। तो ऐसी प्रकाश किरण को दर्पण वापस उसी मार्ग पर परावर्तित कर देता है। ये हम पहले से जानते हैं, हमने किसी आपतित किरण के लिए परावर्तित प्रकाश किरण प्राप्त करना देखा है। तो इस आपतित के लिए परावर्तित प्रकाश किरण ये होगी, इस आपतित के लिए परावर्तित प्रकाश किरण ये हो गई। अब देखिए, ये परावर्तित प्रकाश किरण इधर जा रही है, ये परावर्तित प्रकाश किरण इस ओर जाएगी। तो जैसे जैसे आगे जाएगी वैसे वैसे तो इनके बीच का जो अंतराल है, गैप है, वो बढ़ता ही चला जाएगा। ये फैलती जा रही है, ये कहीं भी जाकर एक दूसरे को मिलेगी नहीं। तो आगे जाकर तो ये मिलेगी नहीं, इसलिए इधर तो प्रतिबिंब निर्माण होगा नहीं, तो वास्तविक प्रतिबिंब तो बनेगा नहीं। अगर मैं इनको पीछे एक्सटेंड कर दूं इन दोनों परावर्तित किरणों को, देखिए ये परावर्तित किरण है, इसको मैंने यहाँ से पीछे एक्सटेंड किया, और ये परावर्तित किरण है, इसको मैंने पीछे एक्सटेंड किया। तो ये दोनों जिस बिंदु पर जाकर इंटरसेक्ट होगी उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मैंने B' नाम दे दिया है। फिर B' से मुख्य अक्ष पर लंब डाल लूँ जो कि उसके फोकस F पर आकर मिलेगा, उस बिंदु को मैंने फिर A' नाम दे दिया है। तो ये A' B' बिंब AB का प्रतिबिंब बन गया है, जो कि दर्पण के पीछे बना है, दर्पण के फोकस बिंदु पर बना है और आकार में बिंब से छोटा बना है, क्लियर है बात? तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी हुई? आभासी है, सीधा है, आकार में बिंब से काफ़ी छोटा है। अगर ये दोनों प्रकाश किरणें में मुख्य अक्ष के भी समांतर लेता, आपस में तो समांतर लेता ही, और मुख्य अक्ष के समांतर लेता, तो ये प्रतिबिंब फोकस पर बनता। अभी ये फोकस तल में बन रहा है। क्लियर है? तो अनंत पर स्थित बिंब का प्रतिबिंब कहाँ बना?
फोकस पर बना, दर्पण के पीछे बना, आभासी बना, सीधा बना, वो आकार में बहुत छोटा बना बिंब के सापेक्ष। अब देखिए सेकंड केस जिसमें हम बिंब को अनंत व पी के बीच कहीं रखा हुआ मान रहे हैं। ये मैंने ए बी बिंब मान लिया है। यहाँ पर बिंब ए बी के बिंदु बी से दो प्रकाश किरणें निकलती हुई ली है मैंने। एक प्रकाश किरण इस दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आकर यहाँ आपतित हुई है। इसको दर्पण की किस ओर परावर्तित करेगा, इस प्रकार से परावर्तित करेगा कि ये इसके फोकस से निकल कर जाती हुई लगेगी। क्लियर है बात। तो इस आपतित के लिए परावर्तित ये होगी। एक आपतित प्रकाश किरण हमने ऐसी ली है कि अगर उसको हम आगे की ओर एक्सटेंड करें तो वो बिंदु सी से गुजरती हुई प्रतीत हो रही है। क्लियर है बात। देखिए ये आपतित प्रकाश किरण यहाँ पर आकर टकराएगी, टकरा कर यहीं से इसको परावर्तित हो जाना है। लेकिन अगर इसको मैं आगे एक्सटेंड करूँ तो ऐसा लग रहा है जैसे ये सी बिंदु से गुजर रही है। तो बिंदु सी की ओर आते हुए दर्पण पर जो प्रकाश किरण आपतित होती है वो उसी मार्ग वापस परावर्तित हो जाती है। ये हम पहले से जानते हैं। तो देखिए इसकी परावर्तित ये और इसकी परावर्तित ये। क्लियर है बात। ये परावर्तित इस ओर जा रही है और ये परावर्तित इस ओर जाएगी। तो ये दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को आगे बढ़ाने पर तो काटेगी नहीं तो वास्तविक प्रतिबिंब तो बनेगा नहीं इससे। अगर इन दोनों परावर्तित प्रकाश किरणों को हम पीछे बढ़ाएं तो ये इस पॉइंट पर आकर एक दूसरे को काटती है। जिस पॉइंट पर ये एक दूसरे को काटती है उस पॉइंट को मैंने बी डैश नाम दिया है, क्योंकि ये दो प्रकाश किरणें हमने बी से आती हुई ली है और बी से आती हुई प्रकाश किरणों जो है उनकी परावर्तित किरणों को हमने पीछे बढ़ाया है। तो ये बी डैश नाम दे दिया। बी डैश से मुख्य अक्ष पर लंब डाला, जिस बिंदु पर जाकर ये मुख्य अक्ष को मिलता है उसको ए डैश नाम दे दिया। ये ए डैश बी डैश इस बिंब ए बी का प्रतिबिंब बन गया है, जो कि ध्रुव पी व फोकस एफ के बीच कहीं बना है। आकार में बिंब से छोटा है, आभासी सीधा है, आकार में बिंब से छोटा है। क्लियर है बात। तो अनंत व पी के बीच स्थित बिंब का प्रतिबिंब कहाँ बना, पी व एफ के बीच कहीं, दर्पण के पीछे। देखिए उत्तल दर्पण अपने पीछे ही प्रतिबिंब बनाता है, अर्थात इससे बने प्रतिबिंब जो होते हैं वो अपारदर्शी लेपन वाले पार्ट की ओर ही होते हैं। इसमें फोकस एफ व सी पॉइंट जो होते हैं वो अपारदर्शी लेपन की ओर ही होते हैं। इसमें वो 6 केस इसलिए नहीं बन सकते क्योंकि इसमें सी व एफ पॉइंट जो है वो परावर्तक सतह की ओर नहीं है, वो अपारदर्शी लेपन वाले सतह की ओर है। तो बिंब हम इधर तो रख नहीं सकते, क्योंकि इधर बिंब रखेंगे तो बिंब से प्रकाश किरणें इस पर आकर आपतित होगी। ये अपारदर्शी लेपन युक्त भाग है। अपारदर्शी लेपन युक्त भाग से परावर्तन नहीं होता है, परावर्तन होगा इस ओर वाली सतह से। तो बिंब तो हमें इधर ही रखना होगा। तो फिर इसमें बिंब रखने की दो ही पॉसिबिलिटी बन रही है, एक तो अनंत पर रख लें या अनंत व पी के बीच कहीं रख लें। थर्ड पॉसिबिलिटी और होती है कि हम बिंब को पी पर रखा हुआ मान लें, जो मैं यहाँ बता के नहीं चल रहा हूँ। क्लियर है बात। तो मैंने इसमें प्रतिबिंब निर्माण के 2 केस बताए हैं। देखिए दोनों ही केसों में प्रतिबिंब आभासी बने हैं। आभासी प्रतिबिंब सीधा ही होता है हमेशा, और आकार में दोनों ही केस में बिंब से छोटे बने हैं। तो उत्तल दर्पण बिंब से बड़े आकार का प्रतिबिंब नहीं बनाता। उत्तल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब भी नहीं बनाता। इट मीन्स उत्तल दर्पण उल्टे प्रतिबिंब नहीं बना सकता। उत्तल दर्पण बिंब के सापेक्ष सीधे ही प्रतिबिंब बनाता है, जो कि दर्पण के पीछे की ओर बनते हैं। क्लियर है बात। ये बातें मैंने यहाँ लिख भी रखी है, आप देख सकते हैं। तो आज के इस टॉपिक में हमने क्या देखा, आज के इस टॉपिक में हमने देखा कि अवतल दर्पण व उत्तल दर्पण अपने सामने अर्थात अपने परावर्तक पृष्ठ की ओर रखे हुए बिंब का प्रतिबिंब किस तरीके से बनाते हैं, प्रतिबिंब कहाँ बनाते हैं और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। क्लियर है बात। थैंक यू।